फिल्म की शुरुआत एक शांत मोहल्ले में होती है, जहां अन्ना नाम की एक युवती अपने बेडरूम में सेलो बजा रही होती है। उसका सौतेला पिता, जो एक हिंसक व्यक्ति था, शराब की बोतल लिए कमरे में दाखिल होता है। वह उससे सेलो छीन लेता है और उस पर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन बार अन्ना विरोध करती है और उसे दोनों पैरों से धक्का देकर दूर कर देती है। वह लड़खड़ाता है और उसकी गर्दन एक फूलदान से टकरा जाती है, जिससे बहुत खून बहने लगता है। वह फर्श पर ही मर जाता है। अन्ना उसे सदमे में देखती रहती है। कुछ ही क्षणों बाद पुलिस आती है और उसे हिरासत में ले लेती है। पुलिस स्टेशन में उसकी पहचान की जांच की जाती है और जल्द ही उस पर मुकदमा चलाया जाता है। निर्दोष होने का दावा करने के बावजूद न्यायाधीश उसे 4 से 9 साल के लिए किशोर सुधार गृह में भेज देता है। इसलिए वह अन्य युवा अपराधियों के साथ एक बस में सवार होकर उस सुविधा केंद्र की ओर जाती है। जैसे ही वे पहुंचते हैं, गार्ड उन्हें सुविधा केंद्र की वर्दी पहनने का निर्देश देते हैं, जो वहां उनके समय की शुरुआत का प्रतीक है। जल्द ही नए कैदी एक कमरे में इकट्ठा होते हैं, जहां वार्डन फ्रैंक अपना परिचय देता है। जेल के नियमों के अनुसार अन्ना को उसकी कोठरी में ले जाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात जेई से होती है, जो उसकी शांत और अंतर्मुखी सहेली है और लगभग 5 वर्षों से उसी जेल में है। उस रात बत्ती बंद होने के बाद अन्ना जल्दी सो जाती है, लेकिन जेई चुपचाप जागती रहती है और उसे देखती रहती है। जेई स्वयं को संतुष्ट करती हुई प्रतीत होती है, लेकिन जब अन्ना जागती है और शोर सुनती है, तो जेई जल्दी से सोने का नाटक करती है और अन्ना अपनी नींद पूरी करती है। अगले दिन कैदी मनोरंजन के लिए बाहर जाते हैं। अन्ना को दूसरों के साथ जाने में असहजता महसूस हो रही थी, इसलिए वह दूसरों से दूर अकेली ही रही। हालांकि कोड़ी नाम की एक कैदी उसके पास आती है और उसे दोस्ती करने की कोशिश करती है। वह उसे जेल के कठोर वातावरण में सुरक्षा के लिए एक समूह में शामिल होने की आवश्यकता के बारे में बताती है। अन्ना उसे बताती है कि वह अकेले रहना पसंद करती है और कोड़ी के प्रस्ताव को ठुकरा देती है। बाद में भोजन के समय कोड़ी और उसका समूह फिर से अन्ना के पास आते हैं और उसे एक अन्य कैदी के बारे में चेतावनी देते हैं, जिसके बारे में कहा जाता है कि उसके मन में उसके प्रति बुरे इरादे हैं। अन्ना एक बार फिर कोड़ी की चेतावनी को अनदेखा करती है और चली जाती है। उस शाम जब अन्ना फर्श साफ कर रही होती है, कोड़ी और उसके दोस्त उसे एक अंधेरे कमरे में घेर लेते हैं। उस पर उनका अपमान करने का आरोप लगाते हैं और उसे पीटने लगते हैं। समूह के नेता के रूप में काम कर रहा कोड़ी जाने से पहले कोड़ी अन्ना को चूमकर उसे और अपमानित करता है। इस घटना से सहमी हुई और घायल अन्ना को अस्पताल में इलाज मिलता है, लेकिन वह अपने हमलावरों की पहचान उजागर करने से बचती है, क्योंकि उसे इसके परिणामों का डर है। नर्स उसे वार्डन फ्रैंक से अपनी परेशानियों के बारे में बात करने का सुझाव देती है, इसलिए अन्ना सलाह मानकर सुरक्षा की उम्मीद में फ्रैंक के कार्यालय जाती है। हालांकि फ्रैंक स्थिति का फायदा उठाता है और अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए उस पर गलत इरादे से आगे बढ़ता है। घटनाओं से असहज और परेशान अन्ना उसके प्रस्तावों को ठुकरा देती है और रोते हुए अपनी कोठरी में लौट आती है। जेनी उसकी हालत देखती है और पूछती है कि क्या फ्रैंक ने उसे छुआ था। इससे निराश अन्ना जेल में सभी को विकृत कहती है। हालांकि जेनी उसे सांत्वना देने की कोशिश करती है और उसे जेल की स्थिति समझाती है। अंत में वह उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है और आखिरकार वे एक दूसरे को चूमते हैं। हालांकि अन्ना शुरू में हिचकिचा रही थी। अगले दिन जब वे बाहर थे, एक अश्वेत कैदी जो अन्ना को देख रहा था उस पर कुछ फेंकता है। उसे डराने की कोशिश में उसके सिर पर गेंद मारी गई। हालांकि लड़की चली गई। अन्ना को गुस्से का उबाल आया और वह कोड़ी और उसके गिरोह से मिलने दौड़ी और उनके समूह में शामिल होने की मांग की। समूह के एक सदस्य ने उसे रोका और लड़ाई शुरू हो गई। हालांकि एक गार्ड ने झगड़े को शांत कराया, लेकिन इससे अन्ना का आत्मसम्मान के लिए खड़े होने का दृढ़ संकल्प और मजबूत हो गया। बाद में कोड़ी ने अन्ना को एक मौका देने का फैसला किया और उसे समझाया कि अगर अन्ना को सम्मान या सुरक्षा चाहिए तो उसे उनके गिरोह में शामिल होकर और उनकी मांगों को पूरा करके खुद को साबित करना होगा। इसलिए कोड़ी ने अन्ना को एक एकांत कमरे में बुलाया और उसे एक पेय दिया। उसने प्रस्ताव रखा कि अन्ना को उनके गिरोह में शामिल होने के लिए उस अश्वेत लड़की से लड़ना होगा जिसने पहले उसे डराने की कोशिश की थी, जबकि समूह इसे रिकॉर्ड कर रहा था। अनिच्छा से अन्ना मान गई और लड़की की ओर बढ़कर उसे मारा, जिससे एक और भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। हंगामा तब तक बढ़ता रहा जब तक कि गार्ड ने हस्तक्षेप करके व्यवस्था बहाल नहीं कर दी। सजा के तौर पर अन्ना को नंगा कर 47 घंटे के लिए एक छोटे से अंधेरे कमरे में
एकांत कारावास में डाल दिया गया। जब उसकी सजा खत्म हुई तो अन्ना को वार्डन फ्रैंक के कार्यालय में बुलाया गया। फ्रैंक ने उसे देखकर संतोष व्यक्त किया। उसे अपनी शक्ति और हर हरकत पर अपनी निगरानी का एहसास दिलाते हुए वह चेतावनी देता है कि अगर वह उसकी बात नहीं मानती है तो उसे और भी कठोर सजा मिल सकती है। फ्रैंक आखिरकार उसे दबाव में लाकर बात मनवा लेता है और जब अन्ना डर से कांपने लगती है तो फ्रैंक उसका फायदा उठाकर खुद को संतुष्ट करता है। अंत में अन्ना को घिन आती है क्योंकि वह नहाने और उल्टी करने की कोशिश करके शर्म को दूर करने की कोशिश करती है। अगले दिन अन्ना कोड़ी के गिरोह में एक छोटे से कमरे में शामिल हो जाती है, जहां एक सदस्य दीक्षा के निशान के रूप में उसकी बांह पर टैटू बना देता है। जब बाकी लोग चले जाते हैं तो कोड़ी अन्ना को अपने साथ अंतरंग पल बिताने के लिए मजबूर करती है। कोड़ी अन्ना को अपने समूह के सदस्य के रूप में सुरक्षा देने का वादा करती है। हालांकि गिरोह के सदस्यों में से एक उन्हें लगभग रंगे हाथों पकड़ लेता है और थोड़ी देर बाद एक गार्ड अन्ना को वापस उसकी कोठरी में ले जाने के लिए आता है। अगली सुबह अन्ना से उसकी मां मिलने आती है, लेकिन अपनी मां से प्रोत्साहन मिलने के बजाय वह अन्ना पर चिल्लाती है। उसकी मां उस पर अपने सौतेले पिता की जानबूझकर हत्या करने का आरोप लगाती है और अन्ना के समझाने के प्रयास अनसुने रह जाते हैं। निराश और गुस्से में उसकी मां उसे पीटती है, यहां तक कि एक गार्ड के हस्तक्षेप से स्थिति शांत होने के बाद भी उसकी मां का गुस्सा और भी बढ़ जाता है जब वह उससे कहती है कि वह चाहती है कि उस घटना के बाद अन्ना आजीवन कारावास में रहे। अन्ना कोड़ी और उसके गिरोह से मिलती है, लेकिन पहले वाली काली लड़की चाकू लेकर अन्ना के पीछे आ जाती है। यह देखकर एक बार फिर लड़ाई शुरू हो जाती है और मामला बढ़ जाता है क्योंकि लड़कियां आपस में भिड़ जाती हैं और दूसरे भी इस अफरा तफरी में शामिल हो जाते हैं। जल्द ही गार्ड लड़ाई को रोकने के लिए हस्तक्षेप करते हैं, लेकिन अन्ना को फिर से फ्रैंक के कार्यालय में भेज दिया जाता है। फ्रैंक, जिसने निगरानी कैमरों पर घटना देखी थी, अन्ना पर लड़ाई भड़काने का आरोप लगाता है। फिर वह उसे एक ड्रग फिल्ड ट्यूब का उपयोग करने के लिए मजबूर करता है, जिससे अन्ना बेहोश हो जाती है। फ्रैंक एक बार फिर उसका फायदा उठाता है, खासकर अब जब वह नशे में है। अपनी कोठरी में वापस आकर अन्ना का व्यवहार पूरी तरह बदल जाता है। वह झिनी पर भड़क उठती है और अंततः गुस्से में उसे पीट देती है। इससे एक गार्ड उसकी शिकायत फ्रैंक से कर देता है। फ्रैंक एक बार फिर उसकी स्थिति का फायदा उठाता है। फ्रैंक उसे धमकी देता है कि अगर वह उसकी इच्छा के अनुसार नहीं करती है तो उसे और भी बदतर जेल में स्थानांतरित कर देगा। अन्ना वापस लौट जाती है। अन्ना कोड़ी से मिलने जाती है और ड्रग्स मांगती है, लेकिन कोड़ी मना कर देती है और दोनों के बीच बहस छिड़ जाती है। अंततः कोड़ी उसे जाने के लिए मजबूर कर देती है। अपनी दयनीय स्थिति से बचने के लिए बेताब अन्ना दो नशेड़ी लड़कियों को पैसे देती है ताकि वह खुद ड्रग्स ले सके। वे पहले तो हिचकिचाती हैं, लेकिन अंत में उसे ड्रग्स दे देती हैं। अन्ना अपने दर्द को कम करने के लिए ड्रग्स का इस्तेमाल करती रहती है। इसी बीच कोड़ी को अन्ना के ड्रग्स के इस्तेमाल का पता चलता है और वह अपनी चिंता व्यक्त करते हुए कोठरी में उससे भिड़ जाती है, जो अंततः उसे गिरोह से निकाल देती है। अब कोड़ी की सुरक्षा के बिना अन्ना एक आसान निशाना बन जाती है। एक अश्वेत लड़की और उसका समूह जल्द ही बाथरूम में उस पर हमला कर देते हैं, उसे बुरी तरह पीटते हैं और उसे रोने के लिए अकेला छोड़ देते हैं। अस्पताल में एक बार फिर इलाज के बाद अन्ना नशे की लत में और भी गहराई से डूब जाती है। वह बार बार अन्य कैदियों के साथ ड्रग्स का इस्तेमाल करती है। उसकी निर्भरता और भी बदतर हो जाती है और वह मतिभ्रम के कारण उसे अपने आसपास विकृत चेहरे दिखाई देने लगे और अंत में उसने अपनी बांह पर मृत शब्द का टैटू बनवा लिया। आखिरकार अन्ना बीमार पड़ जाती है और अपनी कोठरी में उल्टी करने लगती है। जिन्हीं उसे नशा मुक्ति परामर्शदाता से मदद लेने का सुझाव देती है, लेकिन अन्ना उपहास पूर्वक इस विचार को खारिज कर देती है, जिससे जिन्हीं एक बार फिर नाराज हो जाती है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं और उसकी लत बढ़ती जाती है, अन्ना उस लड़की का सामना करती है जिसने बाथरूम में उस पर हमला किया था। लड़ाई जल्दी ही बेकाबू हो जाती है और यहां तक कि गार्ड भी घायल हो जाते हैं। अंततः विशेष बल हस्तक्षेप करते हैं और अराजकता को शांत करते हैं। अन्ना को एक बार फिर एकांत कारावास में डाल दिया जाता है। जब उसे रिहा किया जाता है तो कोड़ी अन्ना से मिलने आती है और उसकी उपस्थिति में जिन्हीं का मजाक उड़ाती है। ये देखकर अन्ना कोड़ी का दृढ़ता से सामना करती है और कहती है कि वे न तो दोस्त हैं और न ही दुश्मन, और उसे अकेला छोड़ देने के लिए कहती हैं। कोड़ी के जाने के बाद वाली रात जिनी अन्ना के साथ रहती है और उसे सांत्वना देती है और वे एक बार फिर साथ में मस्ती करते हैं।
अगले दिन जिनी अन्ना को नशा न करने के लिए समझाने की कोशिश करती है, लेकिन अन्ना उसकी बात नहीं सुनती और लड़कियों के साथ शामिल हो जाती है। जैसे ही अन्ना नशा करने वाली होती है, कोड़ी आती है और उससे ऐसा न करने की विनती करती है। ऐना उत्तेजित हो जाती है और हताशा में चिल्लाने लगती है, जिससे हंगामा मच जाता है। बहस एक बार फिर बढ़ जाती है और विशेष बलों को हस्तक्षेप के लिए बुलाया जाता है। फ्रैंक के आने पर वह स्थिति को शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन ऐना टूटी हुई बोतल से खुद को नुकसान पहुंचाने की धमकी देने लगती है। वह बोतल छोड़ने से इनकार कर देती है और जब एक गार्ड उससे बोतल छीनने की कोशिश करता है तो फ्रैंक के चेहरे पर खरोंच आ जाती है। जल्द ही ऐना को काबू में कर लिया जाता है और उसे एकांत कारावास में भेज दिया जाता है। अंततः ऐना हताशा में अपनी खाने की ट्रे तोड़ देती है और उसके टुकड़ों से खुद को घायल कर लेती है। एक गार्ड उसे खून बहते हुए पाता है और चिकित्सा सहायता के लिए बुलाता है। जब ऐना जागती है तो वह खुद को मनोरोग वार्ड के डॉक्टरों में से एक हान की देखरेख में पाती है। हान ऐना को बताती हैं कि वह उसकी मदद करने के लिए आई हैं। बेहतर महसूस करने पर ऐना अपनी माँ से बात करने का अनुरोध करती है। अन्ना को आश्चर्य हुआ जब उसकी माँ ने अपने पिछले कार्यों के लिए माफी मांगी। जब अन्ना को आशा की किरणें दिखने लगी थीं, फ्रैंक ने उसे फिर से अपने कार्यालय में बुलाया। उसने जोर देकर कहा कि वह अपनी कोठरी में लौटने के लिए काफी ठीक है और अंत में उसकी चिंताओं को खारिज कर दिया। कोठरी में वापस आकर अपनी बांह से गिरोह का टैटू हटवा दिया। अन्ना की परेशानी को देखकर जेई ने दोपहर के भोजन के दौरान उसका समर्थन किया। कोडी और उसका गिरोह अन्ना का मजाक उड़ाते हैं और उसके अकेलेपन पर हंसते हैं। उस रात एक गार्ड अन्ना को एक छोटे से कमरे में ले जाता है, जहां फ्रैंक अपने सेलों के साथ इंतजार कर रहा होता है। वह अन्ना 2 को जेल अधिकारियों द्वारा आयोजित एक प्रतिभा प्रदर्शनी में खेलने का मौका देता है। हालांकि शुरू में अनिच्छुक अन्ना अंततः सहमत हो जाती है। जैसे ही अन्ना सेलो बजाती है, उसे संगीत में मग्न होने के कारण कुछ क्षणों का सुकून मिलता है। हालांकि अगले दिन चीजें एक बार फिर भयावह मोड़ लेती हैं और अन्ना को एक नोट मिलता है जिसमें लिखा होता है, तुम मर चुकी हो। इससे पहले कि अन्ना इसे समझ पाती, कोडी और उसका गिरोह उस पर हमला कर देते हैं और टैटू हटवाने पर अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। चेहरे पर ब्लेड से वार करता है और अपने गिरोह को उसे पीटने का आदेश देता है। ऐना को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया जाता है, जहां फ्रैंक उससे मिलने आता है और कोडी को सजा देने का वादा करता है। नर्स को जल्द ही एहसास हो जाता है कि फ्रैंक का स्पर्श अनुचित होता जा रहा है। फ्रैंक के जाने के बाद नर्स ऐना से कहती है कि वह फ्रैंक के दुर्व्यवहार की रिपोर्ट करने में मदद करेगी। हालांकि निगरानी कैमरों के माध्यम से उनकी बातचीत पर नजर रखते हुए फ्रैंक एक कैदी को नर्स को मारने का आदेश देता है। जब ऐना को इस बारे में पता चलता है तो वह टूट जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एक बार फिर फ्रैंक के कार्यालय में बुलाया जाता है, जहां वह उसे बताता है कि नर्स की मौत के लिए कोडी जिम्मेदार था। फ्रैंक फिर ऐना को चेतावनी देता है और कोडी से होने वाले खतरे पर जोर देता है और उसे टैलेंट शो की याद दिलाता है। शो के दौरान ऐना खूबसूरती से सेलो बजाती है और अंततः दर्शकों से तालियां प्राप्त करती है। इसके बाद फ्रैंक उसे सूचित करता है कि उसने अगले महीने उसकी पैरोल सुनवाई निर्धारित की है। ऐना आश्चर्यचकित होती है, लेकिन फ्रैंक आजादी के वादे का इस्तेमाल करके उससे खुद को पूरी तरह से उसके हवाले करने की मांग करता है और अंत में मंच पर उसके साथ जबरदस्ती करता है। अपनी कोठरी में वापस आकर ऐना बताती है कि फ्रैंक लोगों की उम्मीदों को तोड़ने में माहिर है। फ्रैंक को पकड़ने में मदद के लिए कोडी से संपर्क करती है। कोडी सहमत हो जाता है और उसे पैरोल सुनवाई के दिन फ्रैंक के दुर्व्यवहार को गुप्त रूप से रिकॉर्ड करने के लिए एक कैमरा देता है। अन्ना फ्रैंक को उनके समझौते की याद दिलाती है। फ्रैंक अन्ना से एक आखिरी एहसान मांगता है, इस बात से अनजान कि अन्ना पूरे पल को रिकॉर्ड कर रही है। बाद में अन्ना को एक कार्यालय में बुलाया जाता है, जहां उसकी मुलाकात अधिकारियों से होती है, जो उसके व्यवहार और पैरोल के लिए उसकी तैयारी के बारे में पूछताछ करते हैं। जब अन्ना उन्हें बताती है कि वह पूरी तरह से सुधर चुकी है और पैरोल के लिए तैयार है, तो फ्रैंक असहमत होता है। अन्ना, जिसे इस व्यवहार की उम्मीद थी, फ्रैंक के जघन्य कृत्यों को उजागर करने वाले वीडियो सबूत पेश करती है। खुलासे से वह स्तब्ध रह जाती है। अधिकारी तुरंत कार्रवाई करते हैं। फ्रैंक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और ले जाने के बाद अन्ना को अंततः पैरोल मिल जाती है। अधिकारी उसके कष्ट के लिए माफी मांगते हैं और उसकी रिहाई सुनिश्चित करते हैं। जाने से पहले अन्ना जेई को अलविदा कहती है। वह कोडी के पास से गुजरती है और उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद देती है। बाहर खड़े गार्ड की सुरक्षा में अन्ना अपनी मां से मिलती है।
जो उसका खुले दिल से स्वागत करती है। अंतिम दृश्य में अन्ना को सेलो बजाते हुए दिखाया गया है। विशाल दर्शक दीर्घा के बीच उसकी मां बैठी सुनती है और अपनी बेटी के दृढ़ संकल्प और अंधकार पर विजय को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।